ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो ठंडी बढ़ चुकी है, तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने आप को ठंडी से बचाइए और उसके अनुकूल रखिए, क्योंकि वातावरण में परिवर्तन तो होते रहेंगे। अब हमको वातावरण के अनुसार परिवर्तित होना है, तभी तो हम जीवित रहेंगे प्रकृति में। तो आज हम बात करने वाले हैं जीव जगत के बारे में। इससे पहले जो वीडियो थी वो जीव जगत का सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि जीव जगत को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली बात, कौन कौन सी पद्धति के द्वारा इसको बांटा गया, कितने वैज्ञानिकों ने इनको मिलकर बांटे। अब हम बात करेंगे इसमें सिर्फ आर एच विंटेकर ने जो पांच पद्धति दी थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें हम कौन कौन से पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आर.एच. विंटेकर ने जीव जगत को कैसे बांटा या कैसे बांटना संभव हुआ। कि जैसे कोई जीव जगत है, जीवों का संसार है। अब जीवों का संसार है तो इसमें बहुत सारे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं। अब इनको कैसे बांटा जाएगा, क्या बांटा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। इससे प्रीवियस वाले क्लास में हमने बताया था कि आर.एच. विंटेकर ने क्या किया था। जैसे आप जानते हो कि जो सेल होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। कोई अगर क्या कहते हैं जीव है, पेड़ पौधा है, तो वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। उसी से उसकी कार्यात्मक इकाई है और संरचनात्मक इकाई है, उसी से सारे कार्य होते हैं। तो आर.एच. विंटेकर ने सिर्फ सेल को पकड़ा। किसको पकड़ा? सेल को। अब अगर हम किसी जीव के बारे में इंफॉर्मेशन हमें लेनी है तो हमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि उस जीव की सबसे छोटी इकाई के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद उस जीव की सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आर.एच. विंटेकर ने क्या किया कि कोशिका को पकड़े। अब कोशिका को पकड़े तो कोशिका को पकड़ने के बाद उन्होंने सबसे देखा कि कोशिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं। राइट है कि कोशिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कोशिका के प्रकार होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, सबसे जो जब मेन डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस आप कह सकते हो कि वो उसका प्लेस डिटरमाइंड नहीं होता, चाहे जहाँ भी हो सकता है पूरे सेल में। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या होता है, एक प्लेस डिसाइड होता है कि वो न्यूक्लियस रहेगा तो सिर्फ सेंटर में रहेगा। क्या रहेगा? सेंटर में रहेगा। सबसे बड़ी डिफरेंस यही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग पहला जो पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा जगत में कोशिका का प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोटिक, फंजाई में होता है यूकैरियोटिक और प्लांटी में, एनिमेलिया में, ये सब होते हैं यूकैरियोटिक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक सवाल क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आते हैं, या जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है वो किस जगत में आते हैं। तो आप ये पॉइंट नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा कि सभी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो आते हैं मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत को अगर हम छोड़ दें, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई और क्या कहते हैं एनिमेलिया, प्लांटी, ये सब यूकैरियोटिक है। ये सब क्या है? यूकैरियोटिक हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी बात। आप ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात क्या है कि अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अगला प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा देखिए, अब यहाँ से शुरू हो रहा है यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा से क्या शुरू हो रहा है? यूकैरियोटिक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक यूकैरियोटिक। अब प्रोटिस्टा में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रोटिस्टा में बनेगा कि कौन से जगत में यूकैरियोटिक एक कोश की जीव को रखा गया है। कौन से जगत में, यानी इन पांचों जगतों में कौन सा ऐसा जगत है जिसमें एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। और आप जानते हो एक कोश की यूकैरियोटिक जीव कौन होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है, लेकिन एक कोश की है। किस में रखे गए हैं? तो प्रोटिस्टा में। किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में। बाकी अब तीनों में क्या है कि फंजाई और प्लांटी, एनिमेलिया, सब यूकैरियोटिक। ये यहाँ से फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सब क्या है? बहुकोश की है।
जिसमें ऊतक का भी निर्माण होता है, ऊतक तंत्र होते हैं, और क्या कहते हैं आगे चल के अंग तंत्र भी बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट आर एच वेंडेकर ने क्या कहा कि हम देखते हैं कि किसमें क्या कहते हैं कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। तो उन्होंने मोनेरा जगत में देखा कि कोशिका भित्ति प्रेजेंट है। मोनेरा जगत में क्या 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 देखा कि कोशिका भित्ति प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्रेजेंट है तो कोशिका सेल वॉल क्या करती है, जैसे आप मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है, आज आपकी बॉडी की संरचना है। अब आपकी बॉडी की संरचना है तो बाहर से जो स्किन है, त्वचा है, वो क्या कर रही है, एक आवरण प्रदान कर रही है और एक संरचना प्रदान कर रही है कि हाँ कोई व्यक्ति की संरचना कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। वही कार्य, ठीक वही कार्य कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में करती है, यानी उनकी संरचना को डिसाइड करती है, उन एक प्रकार से उसको सुरक्षा की जो ढांचा है उसको प्रदान करती है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रोटिस्टा में, तो कुछ जीवों में प्रोटिस्टा में उपस्थित हो सकती है, कुछ जीवों में प्रोटिस्टा में उपस्थित हो सकती है जो एमिनो एसिड की बनी होती है, किससे, एमिनो अम्ल की बनी होती है। फंजाई में उपस्थित होती है, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। प्लांटी में उपस्थित होती है, प्लांटी में क्या होती है, उपस्थित होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से। एनिमेलिया में अनुपस्थित होती है, एनिमेलिया में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा कि इन पांचों जगतों में किस जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहिएगा एनिमेलिया में। एनिमेलिया यानी हम लोगों का संघ, हम लोगों का जगत है एनिमेलिया। और हम लोगों के सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, हम लोगों में होती है कोशिका झिल्ली, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपका ये बन के तैयार हुआ कि कौन से जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो इन तीनों जगह अगर हम बात करें तो इन चारों जगतों में उपस्थित होती है, सिर्फ एनिमेलिया को छोड़ के। एनिमेलिया जगत किससे रिलेटेड है, हम लोगों से रिलेटेड है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, हम बात करते हैं केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक में क्या होगी, एक झिल्ली होगी। केंद्रक के पास क्या होगी, एक झिल्ली होगी। अब ध्यान दीजिएगा झिल्ली, तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका केंद्रक का स्थान कहीं पे डिटरमाइन या कहीं पे बंधा हुआ नहीं होता है, वो पूरे सेल में फैला हुआ होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या केंद्रक झिल्ली यानी क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित होगी, नहीं होगी। मोनेरा में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो ध्यान दीजिएगा ये भैया प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में कोई भी संरचना, आप चाहे कोशिकांग देख लो, कोई भी मतलब एक प्रकार से बंधे नहीं होते, वो पूरे कोशिका में तैरते रहते हैं इधर से उधर। तो देख लीजिए आपके सामने ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, मोनेरा में अब्सेंट है, मोनेरा में क्या है, अब्सेंट है, बाकी चारों में प्रेजेंट है, बाकी चारों में क्या है, प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा कि इन पांचों जगतों में से किस जगत में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप कहिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, या केंद्रक झिल्ली नहीं उपस्थित होती है। क्या नहीं उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं उपस्थित होती, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, काय संरचना। अब काय संरचना कहने का मतलब क्या होता है कि कोई जीव होता है कोशिका से बना होता है, कोई जीव होता है कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक से बना होता है, और कई जीव होते हैं कई प्रकार के ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। अब ऊतक तंत्र बन गया तो क्या बनेगा, अंग बनेगा, अंग बन गया तो अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र बन गया तो क्या बनेगा, शरीर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला मोनेरा में क्या है, जो काय संरचना है, उनकी शरीर की जो संरचना है वो क्या है, कोशिकीय है। क्या है, कोशिकीय, सिर्फ सेल उपस्थित होती है। क्या होती है, सेल उपस्थित होती है, यानी वो एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो उनकी संरचना जो है सेल में उपस्थित होती है। बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा क्या है, काय संरचना, इसकी भी कोशिकीय होती है, क्योंकि इसमें एक कोशिकीय होते हैं,
इनकी सभी संरचनाएं एक कोश की होती, चाहे अमीबा को देख लीजिए, पैरामीशियम को देख लीजिए, यूग्लिना को देख लीजिए। अब इनमें कोई ऊतक तो होता नहीं है या बहुत सारी कोशिकाएं होती नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा फंजाई में थोड़ा सा मतलब टॉपिक आप कह सकते हो कि क्लाइमैक्स बदल जाएगा। फंजाई में क्या होगा, तो फंजाई में होंगे कि बहुकोशिकी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बहुकोशिकी। अब बहुकोशिकी के साथ साथ क्या आ जाएंगे, उसमें एक छोटे छोटे टिश्यू विकसित होंगे, और वो टिश्यू कैसे होंगे, तो सॉफ्ट होंगे, अदृढ़ ऊतक होंगे। क्या क्या है जिसको कहते हैं अदृढ़ ऊतक। तो फंजाई में क्या हुआ, बहुकोशिकी होते हैं, लेकिन कई प्रकार के जीव ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे ऊतकों का निर्माण होता है। कई प्रकार की कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण कर लेती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा कि इन पांचों जगतों में से ऊतकों की शुरुआत किस जगत से हुई है। ऊतकों की शुरुआत किस जगत से हुई है, क्वेश्चन नंबर आप नोट करते जाइएगा अच्छे से। तो ऊतकों की शुरुआत हुई है फंजाई से। फंजाई से ऊतकों की शुरुआत हुई, प्लांटी में भी मिलेगा, एनिमेलिया में मिलेगा, दो में नहीं मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। प्रोटिस्टा मोनेरा में ऊतक का कोई रोल नहीं है, ना तो ऊतक मिलेंगे ना तो ऊतक दिखेंगे, सिर्फ कोशिका दिखेगी। तो काय संरचना कहने का मतलब क्या है कि किसमें कोशिका होती है, किसमें ऊतक होता है, किसमें एक कोशिका होती है, किसमें बहुकोशिका होती है, राइट। अब हम बात करते हैं प्लांटी की। तो प्लांटी को ध्यान से देखिएगा। प्लांटी में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ऊतक, यहाँ पे क्या है, ऊतक, अगला क्या है, अंग, और ये है ऊतक तंत्र। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका से कई प्रकार की कोशिका मिल जाएगी तो बनेगा ऊतक। जब कई प्रकार के ऊतक मिल जाएंगे तो बनेगा ऊतक तंत्र, और कई प्रकार के ऊतक तंत्र मिलाकर एक अंग बनता है, और कई प्रकार के अंग मिलाकर एक अंग तंत्र बनता है। अब कई प्रकार के अंग तंत्रों को मिलाकर एक पूरी बॉडी की संरचना होती है। तो यहाँ पे देखिए प्लांटी में ऊतक भी होगा, अंग भी होगा और अंग तंत्र भी होगा। जैसे पेड़ पौधे के पास क्या है, अंग भी है, ऊतक तंत्र भी है, और क्या कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं एनिमेलिया में। एनिमेलिया यानी हम लोगों में तो सब कुछ एकदम ऑलराउंडर है, यानी हम लोगों में ऊतक भी होगा, अंग तंत्र भी होगा, जाहिर सी बात है। अब ध्यान दीजिएगा अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, पोषण की विधि, खाने की विधि। यानी हम लोग पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, किसी जीव की अगर मूलभूत हम लोग आवश्यकता देखें तो पोषण होता है, क्योंकि पोषण के थ्रू उसको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी अपनी विभिन्न कार्यों के लिए वो उपयोग करता है। अब ध्यान दीजिएगा पोषण। तो मोनेरा को पढ़ते हैं। मोनेरा जगत में कैसे पोषण होता है, तो मोनेरा जगत में होता है स्वपोषी तथा प्रकाश संश्लेषी। स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी में, उसके बाद क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी, यानी ये सेल्फ डिपेंडेंट है। क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट। अब ध्यान दीजिएगा फंजाई में। तो फंजाई में क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। फंजाई में क्या होते हैं, परपोषी। और परपोषी कैसे परपोषी होते हैं, तो एक होते हैं मृतपोषी और दूसरा होता है परजीवी। मृतपोषी या मृतकों पे आधारित होते हैं, मृतकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या है, परजीवी के रूप में रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, और कई प्रकार के पेड़ पौधे के अंदर रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ प्लांटी की। तो प्लांटी में सबसे आप देख सकते हो कि प्लांटी क्या है बेचारे, स्वपोषी। प्लांटी क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी क्यों है, क्योंकि खुद बनाते हैं खुद खाते हैं, थोड़ा सा हमें भी बचा देते हैं, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पेड़ पौधे की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। सोचिए एक पौधे को काटने में कितना समय लगता है, 1 घंटा। एक पौधे को तैयार होने में कितना समय लगता है, कम से कम 10 साल। इतने का फ़र्क होता है कि आपके द्वारा काटा गया एक पौधा, मान लीजिए 3 घंटे में आपने एक पौधा काटा, और एक पौधा तैयार होने में कम से कम 10 साल का समय लगता है। तो ये जो गैप है, इस गैप में जो हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होगी वो कम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे का संरक्षण भी हमारा दायित्व है। ये भी एक प्रकृति का नियम है, क्योंकि हम प्रकृति को बचाएंगे तब प्रकृति हमें बचाएगी। यदि हम प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है, यानी हम लोग मतलब आप कह सकते हो कि हम लोग ऐसे प्राणी है जो अपने हित के लिए किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी खा सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग क्या परपोषी हैं।
अब परपोषी के साथ साथ क्या है, प्राणी संभोजी हैं। प्राणी संभोजी कहने का मतलब क्या होता है, कुछ जीवों को भी हम खाते हैं मार के, कुछ जीवों को भी हम मार के खाते हैं, जाहिर सी बात है। ऐसा करते हैं आप सब इस वीडियो को समझ चुके होंगे। अब अगर इस वीडियो को समझ चुके होंगे तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को संरक्षित रखिए और अपने आप को मतलब पर्यावरण के अनुकूल रखिए। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण के प्रतिकूल हो जाए, क्योंकि पर्यावरण के जब हम प्रतिकूल हो जाते हैं तो तब तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। कठिनाई हमें तभी तक दिखती है, ध्यान दीजिएगा, कठिनाई हम तभी तक देख पाते हैं जब हम कठिनाई को देखते हैं, कठिनाई को महसूस करते हैं, कठिनाई को समझते हैं। हमें कठिनाई तब नहीं दिखती जब हम क्या कहते हैं, कठिनाई को समझते नहीं कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। तो आप ऐसे ही निरंतर टॉपिक पे बने रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुँचे।